अध्याय 123 एक्सचेंज हॉल। लगभग आधे महीने के समय में नकुल शॉ समेकित दायरे की 9वीं रैंक पर पहुंच गए, और ये तब हुआ जब उनका ध्यान पूरी तरह से खेती कल्टीवेशन पर नहीं था। अगर वह ऐसा करते तो वे कम से कम 9वीं रैंक के शिखर पर होते। उनका मुख्य ध्यान सिल्वर वॉल तकनीक के 10वें स्तर तक पहुंचने पर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्हें ग्रासवुड डिवीजन से कभी कभी गोलियां पिल्स मिलती रहीं, जिससे उनकी प्रगति रोकना मुश्किल था। कुल में प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है, यहाँ तक कि सबसे कमजोर और निचले दर्जे के बाहरी शिष्य आउटर डिसिपल्स भी अपनी मातृभूमि में प्रतिभावान जीनियस माने जाते हैं। नकुल शॉ इस भयंकर प्रतिस्पर्धा को महसूस कर सकते थे। अगर बाहरी शिष्यों की हालत ऐसी थी तो आंतरिक शिष्यों इन डिसिपल्स की स्थिति की कल्पना करना मुश्किल था। अब तक केवल जय, प्रफुल्ल और कृति ही आंतरिक शिष्य बन पाए थे। नकुल शॉ जानते थे कि जो जितनी जल्दी आंतरिक शिष्य बनता है उसे उतना ही बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि उसे बेहतर कौशल, स्किल्स और अधिक संसाधन रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन इस जानकारी के बावजूद नकुल शॉ ने शरीर को मजबूत करने का काम नहीं छोड़ा। शरीर ही हर चीज़ की नींव है, और समेकित दायरे में एक मजबूत नींव बनाना जरूरी है ताकि भविष्य का रास्ता आसान हो सके। उनका लक्ष्य था शरीर को साथ लेकर आरोही दायरे असेंडेड रियल्म तक पहुंचना। नकुल शॉ ने समय का अनुमान लगाया और पाया कि 10 दिन पूरे होने वाले थे। पहले हुए समझौते के अनुसार उन्हें बूढ़े व्यक्ति गोपीनाथ और बूढ़े व्यक्ति विश्वनाथ के यहाँ 10-10 दिन रहना था। ग्रासवुड डिवीजन में बिताए 10 दिनों में नकुल शॉ पहले ही गोली बनाने के रास्ते पर आ चुके थे, और जब भी बूढ़े गोपीनाथ उनका जिक्र करते तो उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे। आखिरी दिन उप प्रमुख गोपीनाथ नकुल शॉ से अकेले में मिले। गोली बनाने की आपकी प्रतिभा डरावनी है। ये पहले से ही देखा जा सकता है कि भविष्य में आप गोली बनाने की दुनिया में एक चमत्कार होंगे। बूढ़े गोपीनाथ नकुल शॉ को एक जटिल भाव से देख रहे थे, जैसे उन्हें उनसे बहुत उम्मीदें हों। नकुल शॉ के जाने से पहले बूढ़े गोपीनाथ ने उन्हें एक पवित्र गोली बाइबल, होली पिल बाइबल दी। इस किताब में कई शीर्ष स्तर के गोली स्वामी पिल मास्टर्स, जिनमें मैं भी शामिल हूं, की गोली बनाने की तरकीबें और चरण हैं। इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान भी है। उप प्रमुख गोपीनाथ ने नकुल शॉ को पवित्र गोली बाइबल सौंपने के बाद एक लंबी सांस ली, जैसे कोई जरूरी काम पूरा हो गया हो। हाथ में बाइबल पकड़े हुए नकुल शॉ को उसका भार महसूस हुआ। पवित्र गोली बाइबल के अलावा बूढ़े गोपीनाथ ने नकुल शॉ को 10 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर और एक पुरानी भट्टी भी दी। इस भट्टी का उपयोग बूढ़े गोपीनाथ ने बहुत समय पहले किया था और यह एक याद के तौर पर थी। अब इसे नकुल शॉ को दे दिया गया था। ग्रासवुड डिवीजन से निकलने के बाद नकुल शॉ को एक अजीब सा एहसास हुआ। बूढ़े गोपीनाथ ने मुझे शिष्य बनाने के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? क्या ऐसा इसलिए है कि वह पहले बूढ़े विश्वनाथ के साथ सब कुछ तय करना चाहते हैं? नकुल शॉ बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस बात को दिमाग से निकाल दिया। अपने आंगन में लौटकर नकुल शॉ ने अपने पास मौजूद संसाधनों को व्यवस्थित किया। वह इस समय बहुत अमीर थे। बूढ़े गोपीनाथ द्वारा दी गई भट्टी के अलावा उनके पास कुछ गोलियां और 10 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर भी थे। प्रिमल क्रिस्टल पत्थर आम मुद्रा थी, नश्वर दुनिया से मिले चांदी का कोई मूल्य नहीं था। नकुल शॉ ने अफवाहें सुनी थीं कि 10 लाख चांदी के बदले में एक घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर मिल सकता है। प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग जानने के लिए नकुल शॉ ने ब्रोकन मून कुल के एक्सचेंज हॉल में जाने का फैसला किया। एक्सचेंज हॉल केवल कुल के शिष्यों के लिए सीमित था और आम जनता के लिए खुला नहीं था। जैसे ही नकुल शॉ ने एक्सचेंज हॉल में कदम रखा, उन्हें बेचैनी महसूस हुई। हॉल में आने जाने वाले सभी लोग आरोही दायरे के थे, यहाँ तक कि वहाँ डीकन और उप प्रमुख भी मौजूद थे। आरोही दायरे के किसी भी व्यक्ति से निकलने वाली आभा और ने नकुल शॉ को सांस लेना मुश्किल कर दिया। इसी दृश्य ने नकुल शॉ को स्पष्ट रूप से यह एहसास कराया कि वह कुल में सबसे निचले स्तर पर एक चींटी जितने छोटे थे। एक्सचेंज हॉल में कई स्टॉल थे और हर स्टॉल का अपना मालिक था। मेज़ों पर कौशल, स्किल्स, हथियार, गोलियां और अन्य ऐसी चीजें थीं जिन्हें नकुल शॉ नहीं पहचानते थे। नकुल शॉ ने चारों ओर देखा और पाया कि आधे नश्वर कौशल, हाफ मॉर्टल स्किल्स, एक घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर में बेचे जा रहे थे, लेकिन ये ज्यादा नहीं थे। अगर थे भी तो वे दुर्लभ या खास थे। बड़ी संख्या में नश्वर कौशल बेचे जा रहे थे। निचले दर्जे के नश्वर कौशल 10-20 पत्थरों में मिलते थे, जबकि मध्यम दर्जे के नश्वर कौशल कम से कम कुछ 100 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों में, जो निचले दर्जे के कौशल से सैकड़ों गुना ज्यादा महंगे थे। नकुल शॉ ने निराशा में सिर हिलाया और पाया कि उनकी अस्थि मज्जा शोधन गोली, मैरो क्लींसिंग पिल की कीमत केवल 5 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर थी। एक्सचेंज हॉल में आध्यात्मिक गोलियां, स्पिरिचुअल पिल्स, महंगी थीं क्योंकि कुल में खेती कल्टीवेशन मुख्य कारक था। इसलिए आध्यात्मिक गोलियां जो खेती बढ़ाने में मदद करती थीं, उनके लिए जबरदस्त होड़ लगी रहती थी। नकुल शॉ जैसे बाहरी शिष्य पर एक्सचेंज हॉल में ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर वह किसी स्टॉल के पास भी जाते तो मालिक उनसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाता। कोई आश्चर्य नहीं कि गोली बनाने वालों का कुल में इतना ऊंचा स्थान है, उन्होंने सोचा।
धीरे धीरे नकुल शॉ के दिमाग में एक विचार आया कि वह कैसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। गोली बनाने में अपनी प्रतिभा के साथ उन्हें बस एक अच्छी गोलियों का बैच बनाना था और वह कुछ प्रिमल क्रिस्टल पत्थर कमा सकते थे। उनकी वर्तमान सीमा उनके हाथ में मौजूद 10 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों की थी। नकुल शॉ ने बहुत देर तक चारों ओर घूमने के बाद एक घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर का उपयोग करके बड़ी मात्रा में ब्लैक क्लाउड कोल खरीदा। ब्लैक क्लाउड कोल सबसे खराब कोयला था जो गोली की आग जला सकता था और इसका उपयोग केवल निचले दर्जे की गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता था। सामान्य गोलियां आध्यात्मिक गोलियों से अलग थीं, बाद वाली आरोही दायरे वालों की मदद कर सकती थीं। लेकिन क्योंकि नकुल शॉ के पास सीमित संख्या में प्रिमल क्रिस्टल पत्थर थे, वह केवल ब्लैक क्लाउड कोल ही खरीद सकते थे। फिर उन्होंने गोलियां बनाने के लिए ज़रूरी अन्य सामग्री खरीदना शुरू किया और अपने आखिरी 9 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों को संसाधनों पर खर्च कर दिया। मैं अभी जो सबसे उपयुक्त गोलियां बना सकता हूं वे हैं अस्थि मज्जा शोधन गोली और ब्रोकन मून श्वास वापसी गोली। ब्रोकन मून ब्रेथ रिटर्निंग पिल दोनों ही लगभग आध्यात्मिक गोलियां हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। नकुल शॉ ने जिन संसाधनों को चुना था उन सभी का अपना अपना उपयोग था। अस्थि मज्जा शोधन गोली, इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं थी। नकुल शॉ ने इसका उपयोग पहले भी किया था और अगर यह बिक नहीं पाती तो वह इसे खुद उपयोग कर सकते थे। ब्रोकन मून श्वास वापसी गोली, ब्रोकन मून कुल के गोली स्वामी द्वारा बनाई गई एक विशेष गोली जिसका प्रभाव ऊर्जा को फिर से उत्पन्न करने की दर को बढ़ाना था। यह आधे कदम आरोही दायरे और आरोही दायरे के थर्ड स्काइज के बीच वालों के लिए उपयुक्त थी। ये दोनों गोलियां आध्यात्मिक गोली स्तर पर पूरी तरह से नहीं थीं, लेकिन वे नश्वर दुनिया की सबसे अच्छी गोलियों से कहीं बेहतर थीं। नकुल शॉ ने इन दोनों को चुनने के 2 कारण थे। पहला, इन गोलियों को बनाना मुश्किल नहीं था और संसाधन भी महंगे नहीं थे। दूसरा, ये दोनों गोलियां नकुल शॉ के लिए उनकी सीमित खेती कल्टीवेशन के कारण सीमा थीं। सामान्य आध्यात्मिक गोलियों के लिए आग की विशेष आवश्यकताएं होती थीं और उनमें से ज़्यादातर को गोली बनाने वाले के आरोही दायरे में होने की ज़रूरत होती थी। अपने सभी घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों को खर्च करने के बाद नकुल शॉ को गोलियां बनाने के लिए ज़रूरी ज़्यादातर सामग्री इकट्ठी हो चुकी थी। जो उनके पास नहीं थी उसे ग्रासवुड डिवीजन या निधि से लिया जा सकता था। फिर नकुल शॉ अनिच्छा से एक्सचेंज हॉल से बाहर निकले। हॉल में इतनी ज़्यादा कौशल, संसाधन और गोलियां थीं जो वह चाहते थे। हॉल से बाहर निकलते ही भारी, दम घोंट देने वाली आभा तुरंत गायब हो गई। भाई शॉ, भीड़ से एक परिचित आवाज़ आई और उस आवाज़ ने नकुल शॉ को स्थिर कर दिया। काली धारीदार शर्ट पहने एक युवक भीड़ से बाहर आया और उसे आश्चर्य से देखा। काली धारीदार शर्ट आंतरिक शिष्यों का प्रतीक थी, जबकि बाहरी शिष्य हरे रंग के चोगे पहनते थे। भाई जय, नकुल शॉ ने जल्द ही अपनी शांति वापस पाए और युवक की जांच करने के लिए अपनी बाईं आंख खोली। जय, वही शिष्य जिस पर लॉर्ड गुवान ने अपनी सारी उम्मीदें लगाई थीं। अपनी बाईं आंख से नकुल शॉ ने पाया कि जय की खेती लॉर्ड गुवान के करीब थी। लॉर्ड गुवान आरोही दायरे के सेकंड स्काई पर थे। इसका मतलब था कि जय कम से कम आरोही दायरे के फर्स्ट स्काई के शिखर पर या आधे कदम सेकंड स्काई पर थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जय की खेती 1 महीने में इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई थी, लेकिन ये सोचकर कि जय की प्रतिभा धरती और आकाश के आध्यात्मिक शरीर के करीब थी और उन्हें एल्ड से जो संसाधन मिले होंगे, सब कुछ इतना आश्चर्यजनक नहीं लगा। भाई शॉ, हम आखिरकार कुल में फिर से मिले, लेकिन हमारे बीच का अंतर अभी भी वही है, जय ने हमेशा की तरह भावहीन होकर कहा। नकुल शॉ पीछे नहीं हटे। अंतर क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अंतिम ऊंचाई कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जय थोड़ा रुके, जैसे वह नकुल शॉ की बात को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर वह व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। शायद आधे आध्यात्मिक शरीर वाले के साथ भविष्य के बारे में बात करना बहुत हास्यास्पद था। चूंकि तुम कुल में आ गए हो, हमारा सौदा अभी भी जारी रहेगा, जय ने कहा, फिर सिर हिलाया और एक्सचेंज हॉल में चले गए। वह दिन दूर नहीं होगा। नकुल शॉ भी चले गए और बाहरी हॉल डिवीजन में लौट आए। जय से मिलना एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन इसने नकुल शॉ को एक और लक्ष्य दिया। बाहरी हॉल डिवीजन में पहुंचने के बाद नकुल शॉ ग्रासवुड डिवीजन में गए ताकि उन्हें ज़रूरी कुछ अन्य सामग्री उधार मिल सकें। आखिरकार अस्थि मज्जा शोधन गोली और ब्रोकन मून श्वास वापसी गोली के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें इकट्ठा हो गईं। तुम गोलियां बनाना शुरू करने वाले हो। निधि थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि उसने जो कहा वह बेकार था। नकुल शॉ में कुछ दिन पहले ही खुद से गोलियां बनाने की क्षमता आ गई थी। अपने आंगन में वापस आकर नकुल शॉ ने दरवाज़ा बंद कर लिया और सामग्री को क्रम में रखा। वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अगला पल महत्वपूर्ण था। अगर यह सफल होता तो वह बहुत तेज़ी से प्रगति करते, लेकिन अगर वह असफल हो जाते तो उन्हें 10 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर पाने के लिए कम से कम 10 और दिन लग जाते। पहला कदम, सामग्री डालना। नकुल शॉ ने अपनी आंख को अधिकतम खोल दिया और उन्नत दृष्टि मोड में प्रवेश किया। जब उन्होंने पहले गोलियां बनाई थीं तो नकुल शॉ अपनी बाईं आंख को अधिकतम खोलने की हिम्मत नहीं करते थे।
इसका मतलब ये भी था कि नकुल शॉ की सटीकता और भी बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने खुद को कोई भी गलती करने की अनुमति नहीं दी थी। सामग्री डालने का कदम जल्द ही सफल हो गया। अगला दूसरा कदम था आग जलाना। उन्होंने इस कदम को कई बार किया था और यह फिर से एकदम सही था। इसके बाद आग को नियंत्रित करना था, जो सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम था, जो सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करेगा कि गोली बनेगी या नहीं। उन्होंने अस्थि मज्जा शोधन गोली या ब्रोकन मून श्वास वापसी गोली को पहले कभी नहीं बनाया था, इसके बारे में सारा ज्ञान उनके दिमाग में था। टिल्ड 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 आग जल उठी और धीरे धीरे फैलने लगी। फिर भट्टी से एक धीमी गूंज निकली और भट्टी की रोशनी के नीचे एक प्राचीन जानवर की तस्वीर दिखाई दी। अध्याय 124 अधिकतम स्तर मैक्स लेवल। आग जलाना सफल हो गया था। नकुल शॉ ने लॉ को नियंत्रित करने के चरण में प्रवेश किया, जिसमें वह अविश्वसनीय रूप से घबराए हुए और उत्साहित दोनों थे। लेकिन उनकी बाईं आंख ने उन्हें तुरंत शांत होने में मदद की। इस आंख ने उन्हें शानदार सटीकता, शुद्धता और नियंत्रण दिया। इस जटिल चरण में अपनी बाईं आंख की मदद से उन्हें लगा कि वह लगभग कोई गलती नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने कुछ गलत न समझा हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। ये पहली बार नहीं था जब नकुल शॉ ने गोलियां बनाई थीं, लेकिन ये सबसे लंबा था। जो गोलियां उन्होंने ग्रासवुड डिवीजन में पहले बनाई थीं, वे निम्न स्तर की थीं और ब्रोकन मून कुल में बेकार थीं। वह अब जो अस्थि मज्जा शोधन गोली बना रहे थे, वह लगभग एक आध्यात्मिक गोली थी और अब तक की सबसे जटिल थी जिसे उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। 3 से 4 घंटे बाद लॉ को नियंत्रित करने का चरण समाप्त होने वाला था। नकुल शॉ के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं। इस बैच को बनाने में लगा समय उनकी पिछली किसी भी गोली से कहीं अधिक था। उन्हें पता था कि वह केवल लगभग 4 घंटे ही संभाल सकते थे। ये चरण 5 घंटे के बाद ही पूरा हुआ। नकुल शॉ थकावट से जमीन पर गिर गए और उन्होंने अपनी बची हुई आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करके धीरे से हवा में टैप किया। भट्टी खुली और 5 नाखून के आकार की गोलियां बाहर निकलीं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर 5 अस्थि मज्जा शोधन गोलियां पकड़ीं। हर बैच में गोलियों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती थी कि कितनी सामग्री डाली गई थी, और नकुल शॉ द्वारा उपयोग की गई मात्रा से केवल 5 गोलियां बन सकती थीं। अब सबसे महत्वपूर्ण कारक सफलता दर थी। 1 उत्कृष्ट, 1 सामान्य, 1 बेकार और 2 घटिया गोलियां। नकुल शॉ ने गोलियों को स्कैन किया और तुरंत सफलता दर की गणना की, 40%। सच कहूं तो इस परिणाम ने उन्हें निराश किया। वह पहले हमेशा 80% या उससे अधिक की सफलता दर हासिल करते थे, जिसमें से ज्यादातर 100% पर होती थी। नकुल शॉ जानते थे कि सफलता दर गोली बनाने वाले के कौशल और गोली के वर्ग पर निर्भर करती थी। अगर बूढ़े गोपीनाथ जैसा कोई इसे करता तो उनकी सफलता दर 100% होती, क्योंकि अस्थि मज्जा शोधन गोली का स्तर उनके लिए बहुत कम था। उसी समय नकुल शॉ के लिए अस्थि मज्जा शोधन गोली बहुत कठिन थी, जो केवल समेकित दायरे की 9वीं रैंक पर थे। आमतौर पर एक आधे आध्यात्मिक गोली बनाने के लिए किसी को आधे कदम आरोही दायरे में होने की जरूरत होती थी। लेकिन क्योंकि नकुल शॉ के पास अपनी श्वास वापसी तकनीक, रिटर्निंग ब्रेथ टेक्निक के कारण अधिक घनी आंतरिक शक्ति थी और अपनी सटीकता के कारण ऊर्जा बचाते थे, वह इस सामान्य स्थिति को तोड़ने में सक्षम थे। अकेले इसी बात से ग्रासवुड डिवीजन के अन्य गोली बनाने वाले प्रशंसा में आहें भरते। 2 अस्थि मज्जा शोधन गोलियों की कीमत 10 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर है। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं। हालांकि उनकी सफलता दर ज्यादा नहीं थी, फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था, क्योंकि उपयोग की गई सामग्री की लागत केवल 4 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थर थी और बाकी सामग्री का उपयोग ब्रोकन मून श्वास वापसी गोली बनाने के लिए किया जाएगा। नकुल शॉ ने तुरंत फिर से शुरू नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनकी सफलता दर बहुत कम थी और वह पर्याप्त कुशल या अनुभवी नहीं थे। उसी दिन उन्होंने पवित्र गोली बाइबल निकाली और बिना एक और शब्द कहे उसकी सामग्री को अपने दिमाग में अंकित कर लिया, फिर उसे समझना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रमुख बिंदुओं, तरकीबों और युक्तियों पर अतिरिक्त ध्यान दिया। इसे एक बार पढ़ने के बाद उन्हें तुरंत और ज्यादा ज्ञान महसूस हुआ। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर उन्होंने इसे पहले पढ़ा होता तो उनकी सफलता दर ज्यादा होती। जब नकुल शॉ ने पवित्र गोली बाइबल को रखा तो रात बहुत हो चुकी थी। कल से वह कुल मिशन डिवीजन जाएंगे और बूढ़े विश्वनाथ के साथ व्यू अरेज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तीसरी परीक्षा से ब्रह्म मछली चित्र, इल्यूजन फिश पिक्चर, जिसे इतने लंबे समय से भुला दिया गया था, फिर से दिखाई दिया। उन्होंने पहले इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया था, क्योंकि वह 4 पवन मुद्रा, 4 विंड स्टैंसेस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और जबकि ब्रह्म मछली चित्र गहरा लग रहा था, ये व्यू से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था, न कि मार्शल आर्ट से। नकुल शॉ को एहसास हुआ कि ब्रह्म मछली चित्र उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, और कि इसका वास्तव में व्यू से कुछ लेना देना था। उन्होंने पाया कि चित्र में बदलावों में स्वर्ग से किसी प्रकार का कानून निहित था। मछलियों के रंग, समुद्र की लहरें और सूरज की रोशनी सभी बदल गईं।
दृश्यों में बदलाव से किसी को यह महसूस होता था कि सब कुछ नकली था और हर बार व्यक्ति को धोखा दिया जा रहा था। नकुल शॉ अपनी बाईं आंख के कारण मछलियों की संख्या और रंग गिनने में सक्षम थे। उनकी बाईं आंख देखने की शक्ति के साथ पैदा हुई थी और इसकी सटीकता के तहत वह 7वें दृश्य तक पहुंचने में सक्षम थे। लेकिन चित्रों को गिनने का मतलब यह नहीं था कि वह समझ गए थे कि यह क्यों बदलता है। इसका मतलब केवल यह था कि वह धोखा नहीं खा सकते थे। बदलाव, नकली, असली, भ्रम। नकुल शॉ को भ्रम मछली चित्र से कुछ हासिल हुआ और उन्होंने उसी रात पहले 2 चित्रों को पूरी तरह से समझ लिया। उन्हें एहसास हुआ कि भ्रम मछली चित्र से मिली समझ का उपयोग मार्शल आर्ट में किया जा सकता है और उनके कार्यों को बदलाव से भर देगा, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी को ऐसा महसूस होगा जैसे उनकी चालें सभी भ्रम थीं। भयानक। नकुल शॉ ने इसे आजमाया और महसूस किया कि उनकी स्टार फिंगर और स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप में एक तरह की जान आ गई थी। अब वे वही हठी चालें नहीं थीं। उनकी स्टार फिंगर और स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप दोनों चुस्ती से भरी थीं और शिखर स्तर को पार कर गई थीं, अधिकतम स्तर पर पहुंच गई थीं। अधिकतम स्तर का मतलब था कि कौशल ने कौशल के मूल संरचना डिज़ाइन को पार करना शुरू कर दिया था और एक नया कौशल बन गया था। नकुल शॉ दूसरी सुबह उठे और कुल मिशन डिवीजन में रिपोर्ट किया। कुल मिशन डिवीजन व्यूह और कुछ अन्य चीज़ों के प्रभारी एक जटिल स्थान था। कुल मिशन डिवीजन में नकुल शॉ ने एक परिचित व्यक्ति प्रेम को देखा, जो क्लाउड कंट्री के सबसे बड़े एकांतवासी परिवार से थे। जब प्रेम ने कुल में प्रवेश किया तो वह पहले से ही समेकित दायरे की 9वीं रैंक पर थे और आधे महीने बाद वह अब आधे कदम आरोही दायरे पर थे। नकुल शॉ समझ गए कि प्रेम देश के सबसे बड़े एकांतवासी परिवार से आए थे, जिसका कुल के साथ कुछ संबंध था और उनकी प्रतिभा भी महान थी। भाई शॉ एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, राजकुमारी निधि और उप प्रमुख गोपीनाथ के साथ। तुम मुझे ईर्ष्यालु बनाते हो। प्रेम ने बात करने की पहल की, लेकिन उनकी आवाज़ में खटास थी। नकुल शॉ ने उनकी आंखों में ईर्ष्या और अनिच्छा पकड़ी। जब वे पहली बार कुल में प्रवेश किए थे तो प्रेम निधि के काफ़ी करीब थे। वे एक अच्छी जोड़ी थे। एक देश के सबसे बड़े एकांतवासी परिवार से आया था, जबकि दूसरी देश की राजकुमारी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नकुल शॉ ने अपनी ताकत स्थापित की और एक प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्य सब्स्टिट्यूट इन अ डिसिपल बन गए और बूढ़े गोपीनाथ ने उन पर बहुत महत्व दिया। इसके अलावा निधि उनके पास आने लगी और दोनों के बीच की नज़दीकी निधि और प्रेम के बीच के रिश्ते से ज़्यादा हो गई। मैं यहाँ कितना भी अच्छा रहूं, ये भाई प्रेम जितना अच्छा नहीं होगा, जिनके बारे में मुझे संदेह है कि वह जल्द ही एक आंतरिक शिष्य बन जाएंगे, नकुल शॉ ने विनम्रता से कहा, और उनके वाक्य का दूसरा भाग एक प्रश्न ज्यादा था। उनके शब्दों ने प्रेम की कमजोर नस पर वार किया और बाद वाला इतराने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, तुम्हारे अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन इससे पहले कि मैं एक आंतरिक शिष्य बनूं, मैं प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों से भी मिलना चाहता हूं। 13वें स्थान पर होने के नाते भाई शॉ, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ चालों का आदान प्रदान करना चाहता हूं। प्रेम हल्के से हंसे और चले गए। मुझे चुनौती दे रहा है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और इस बात को दिल पर नहीं लिया, हालांकि वह जानते थे कि प्रेम कुछ दिन पहले ही सफलतापूर्वक एक प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्य बन गए थे और 16वें स्थान पर थे। समेकित दायरे की 9वीं रैंक और सिल्वर वॉल तकनीक के 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ की ताकत दोगुनी हो गई थी और भ्रम मछली चित्र की मदद से नकुल शॉ 10 दिन पहले की तुलना में पूरी तरह से एक नए स्तर पर थे। कुल मिशन डिवीजन के महत्वपूर्ण मैदानों में प्रवेश करने के बाद नकुल शॉ फिर से बूढ़े बिस्वनाथ से मिले। युवा नकुल शॉ उप प्रमुख को प्रणाम करता है, नकुल शॉ ने सम्मानपूर्वक कहा। बूढ़े गोपीनाथ और बूढ़े बिस्वनाथ दोनों का अधिकार उनसे कहीं ज्यादा था। उप प्रमुख बिस्वनाथ सफ़ेद कपड़ों में नकुल शॉ की ओर मुस्कुराए। यहाँ कुछ किताबें हैं। शुरुआती व्यू, शुरुआती लोगों के लिए 49 व्यू बनाने के 12 तरीके। बूढ़े बिस्वनाथ ने अपने हाथ हिलाए और नकुल शॉ के सामने 7 या 8 किताबें दिखाई दीं। जब नकुल शॉ ने इन किताबों को लिया तो बूढ़े बिस्वनाथ मुस्कुराए, तुम इन्हें अभी याद कर सकते हो। नकुल शॉ रुके, अभी, लेकिन यह उन्हें धोखा नहीं दे सका। चाय के उबलने में लगे समय में ही उन्होंने इन किताबों की सामग्री को याद कर लिया था। तुम जो कुछ भी देखते हो उसे याद कर लेते हो, कोई आश्चर्य नहीं। बूढ़े बिस्वनाथ हैरान नहीं थे। उन्हें कैसे पता चला कि मैं जो कुछ भी देखता हूं उसे याद कर सकता हूं? क्या बूढ़े गोपीनाथ ने उन्हें बताया होगा? नकुल शॉ की उत्सुक आंखों के नीचे बूढ़े बिस्वनाथ हंसे। जब हम पहली बार मिले थे तभी मुझे पता चल गया था कि तुम जो कुछ भी देखते हो उसे याद कर सकते हो। भ्रम मछली चित्र में बदलाव बेहद जटिल हैं और जब अलग अलग रंगों की मछलियां चलती थीं तो किसी के पास एक महान स्मृति होनी चाहिए, वरना वे सही जवाब नहीं दे पाते। ये सुनकर नकुल शॉ प्रशंसा में आह भरे बिना नहीं रह सके। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, तुम अकेले ऐसे नहीं हो जो कुछ भी देखता है उसे याद कर सकता है, उप प्रमुख बिस्वनाथ ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी? नकुल शॉ थोड़ा रुके, बेहद हैरान होकर। ये सही है, मैं इस प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था।
पढ़ते समय मुझे सब कुछ याद करने के लिए सामग्री को केवल 2 या 3 बार देखना होता है। लेकिन तुम्हारी प्रतिभा की तुलना में ये बहुत पीछे है। बूढ़े विश्वनाथ पहले इतरा रहे थे, लेकिन बाद में कड़वाहट से सिर हिलाने लगे। बहुत से प्रतिभाशाली लोग थे जो कुछ भी देखते थे उसे याद कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी नकुल शॉ से तुलना नहीं कर सकता था। उसी दिन उप प्रमुख विश्वनाथ ने नकुल शॉ को केवल व्यूह का मूल सिद्धांत और दिशा सिखाई। नकुल शॉ ने सोचा कि व्यूह गोली बनाने से भी अधिक जटिल थे। उनके जाने से पहले बूढ़े विश्वनाथ मुस्कुराए, अगर तुम उन सभी 7 किताबों को समझ पाते हो जो मैंने अभी तुम्हें दी हैं, तो मैं तुम्हें 1000 पत्ती तालाब 1000 लीफ पॉइंट में ऊर्जा इकट्ठा करने वाले व्यूह एनर्जी गैदरिंग एरे का उपयोग करने दूंगा। शरीर को मजबूत करने के लिए इसके बहुत अच्छे प्रभाव हैं। अध्याय 125 पागलपन भरी चुनौती। 1000 पत्ती तालाब। ये सुनकर नकुल शॉ का दिल तुरंत तेज हो गया। वह कुल में कुछ समय से थे और उन्हें फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस, 1000 पत्ती तालाब और हॉलो बिल्डिंग जैसी रहस्यमयी जगहों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस कुल की नींव थी और एक अत्यंत रहस्यमयी जगह थी। यहाँ तक कि एल्डर्स और सेक्ट मास्टर भी इसके रहस्यों को नहीं जानते होंगे। 1000 पत्ती तालाब की तुलना हॉलो बिल्डिंग और फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये फिर भी एक महत्वपूर्ण जगह थी। यह क्षेत्र प्रकृति द्वारा बनाया गया था और बाद में कुल के विशेषज्ञों ने आकर एक ऊर्जा इकट्ठा करने वाले व्यूह एनर्जी गैदरिंग एरे की स्थापना की थी जो अब 1000 साल से चल रहा था। इससे तालाब के पानी में कुछ विशेष प्रभाव आ गए थे। अगर नकुल शॉ 1000 पत्ती तालाब में प्रवेश कर पाते तो यह उनकी सिल्वर वॉल तकनीक के लिए बहुत अच्छा होता। उपप्रमुख विश्वनाथ, मैंने सुना है कि केवल आंतरिक शिष्यों को ही 1000 पत्ती तालाब में प्रवेश करने की अनुमति है। नकुल शॉ ने पूछा। हाँ, 1000 पत्ती तालाब कुल में एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ तक कि आंतरिक शिष्य भी इसका उपयोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिशन डिवीजन के उपप्रमुख के रूप में मैं इस क्षेत्र का भी प्रभारी हूँ। अगर तुम व्यूह में महान प्रतिभा दिखाते हो, उदाहरण के लिए मेरे द्वारा दी गई सभी किताबों को 7 दिनों में समझ लेते हो, तो ये तुम्हें 1000 पत्ती तालाब में प्रवेश करने देने का एक बहाना हो सकता है, बूढ़े विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए समझाया। नकुल शॉ तुरंत समझ गए। नियमों के अनुसार उन जैसे बाहरी शिष्य को 1000 पत्ती तालाब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, केवल बहुत कम लोगों को यह विशेष सुविधा मिलती थी। लेकिन बूढ़े विश्वनाथ एक उप प्रमुख थे और इस क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, इसलिए वह नकुल शॉ को पिछले दरवाजे से प्रवेश दे सकते थे। बेशक नकुल शॉ को प्रवेश का अधिकार साबित करने के लिए व्यूह स्थापित करने में अत्यधिक प्रतिभा दिखानी होगी। बूढ़े विश्वनाथ को छोड़कर नकुल शॉ के दिमाग में 7 किताबें तैरने लगीं। किताबें आसान से कठिन की ओर बढ़ती थीं। पहली किताब शुरुआती व्यूह सबसे आसान थी और इसके लिए ज़्यादा समझ की ज़रूरत नहीं थी। किसी को इसकी 70-80% सामग्री सीखने के लिए बस इसे याद करने की ज़रूरत थी। जब तक नकुल शॉ अपने आंगन में लौटे तब तक वह पहली किताब सीख चुके थे। अगली किताब शुरुआती लोगों के लिए 49 व्यूह थी, जो पाठक को व्यूह का बुनियादी ज्ञान देती थी। अगर कोई और होता तो उसे इन किताबों को समझने में कम से कम 2 से 3 साल लगते। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली को भी कुछ महीने लगेंगे। दूसरी किताब से ही नकुल शॉ को कठिनाई महसूस होने लगी। एक तरह से बूढ़े विश्वनाथ इन 7 किताबों को देकर चीज़ों को मुश्किल बना रहे थे। यह एक सामान्य विलक्षण व्यक्ति के लिए एक असंभव काम था, लेकिन नकुल शॉ ने फिर भी उन सभी को समझने की कोशिश की। दूसरी किताब शुरुआती लोगों के लिए 49 व्यूह भी उतनी कठिन नहीं थी। वह शायद इसे आज रात तक पूरा कर सकते थे। लेकिन इसे समझने की कोशिश करते समय नकुल शॉ को कुछ एहसास हुआ। ब्रह्म मछली चित्र इन किताबों की सामग्री के साथ समानता रखता था, जैसे कि वे एक ही मूल से आए हों। इसका मतलब ये था कि अगर वह ब्रह्म मछली चित्र और व्यूह की किताबों को एक ही समय में समझने की कोशिश करते तो ये तेज होगा। नकुल शॉ की आंखों में उत्साह चमक उठा। उन्हें लगा कि वह उन सभी को एक ही बार में निगल लेना चाहते हैं। लेकिन उसी दोपहर एक खबर ने उन्हें रोक दिया। प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्य नकुल शॉ, प्रतिस्थापन शिष्य प्रेम, जो 16वें स्थान पर हैं, ने तुम्हें चुनौती दी है और वह 3 दिनों में तुमसे लड़ेंगे। ये खबर बाहरी हॉल डिवीजन से आई थी। चुनौती देने वाला प्रेम 16वें स्थान पर, चुनौती स्वीकार करने वाला नकुल शॉ 13वें स्थान पर। ये प्रेम मुझे चुनौती दे रहा है। नकुल शॉ ने पत्र को एक तरफ फेंक दिया और ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन जल्द ही राजकुमारी निधि आईं। तुम्हें प्रेम से सावधान रहना चाहिए। उसने राजपूत परिवार के कौशल ब्लेजिंग सन स्वॉर्ड तकनीक, धधकती सूरज तलवार तकनीक का अभ्यास किया है, जो ब्रोकन मून कुल के मध्य वर्ग के नश्वर कौशल ब्लेजिंग सन मैनुअल का एक सरलीकृत संस्करण है। कुल में प्रवेश करने के बाद उसने बहुत सारे प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों को खर्च किया और अपने संबंधों के माध्यम से ब्लेजिंग सन मैनुअल की एक पूरी प्रति प्राप्त की। जब से उसे यह मैनुअल मिला है, उसकी खेती तेजी से बढ़ी है। अपने आधे कदम आरोही दायरे की खेती के साथ उसमें शीर्ष 10 को चुनौती देने की क्षमता है, निधि ने गंभीरता से कहा। मध्य वर्ग का नश्वर कौशल।
ये सुनकर नकुल शॉ भी थोड़ा हिल गए। नश्वर कौशल नश्वर दुनिया में पवित्र मार्शल आर्ट थे और निम्न, मध्य, उच्च और शिखर में विभाजित थे। हर रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, जैसे बादलों और कीचड़ के बीच का अंतर। शिखर वर्ग के नश्वर कौशल ने ब्रोकन मून कुल को प्रसिद्ध बनाया था, उनकी शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगर कोई पूछे कि एक मध्य वर्ग का नश्वर कौशल कितना मजबूत था, तो किसी को जय की रिपलिंग तकनीक का उल्लेख करना होगा। तब जब वे गुवान पैलेस में लड़ाई कर रहे थे तो जय ने राहुल, पारस, नकुल शॉ और अन्य को सिर्फ एक चाल से हराया था। उस समय पारस, राहुल और नकुल शॉ सभी पवित्र मार्शल आर्ट सीख चुके थे, और जबकि उनकी खेती में थोड़ा अंतर था, ये बड़ा नहीं था। कुल में प्रवेश करने के बाद नकुल शॉ को यह एहसास होने लगा कि जय की रिपलिंग तकनीक एक मध्य वर्ग का नश्वर कौशल होना चाहिए। और अब नकुल शॉ के प्रतिद्वंद्वी के पास भी एक मध्य वर्ग का नश्वर कौशल था और वह आधे कदम आरोही दायरे तक पहुंच गए थे। आरोही दायरे के तहत मध्य वर्ग के नश्वर कौशल सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो प्रेम ब्लेजिंग सन मैनुअल में कितनी ऊंची रैंक तक पहुंच सकता था। नकुल शॉ में आत्मविश्वास का एक उभार आया। जब तक कि प्रेम जय जितना प्रतिभाशाली न हो, वह एक उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा होगा। नकुल शॉ की प्रतिक्रिया देखकर निधि को केवल थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों में नकुल शॉ के रवैये को जान चुकी थी। एक और बात भी है, निधि ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद कहा। बोलो, नकुल शॉ ने तुरंत जवाब दिया। यह ऐसा है, तुम्हारे दोनों भाइयों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या तुम्हें यह पता था? निधि ने सावधानी से कहा। राहुल और पारस, क्या हुआ? नकुल शॉ के भाव थोड़ा बदल गए। जल्द ही नकुल शॉ और निधि वहां पहुंचे जहां बाहरी शिष्य रहते थे। नकुल शॉ पहले एक सामान्य बाहरी शिष्य के रूप में वहां रह चुके थे। वह पारस के कमरे में गए, दरवाजा खटखटाया और खोला। जो उन्होंने देखा वह एक पतला चेहरा था। नकुल शॉ को देखकर पारस रुक गए और कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मुंह भरकर खून थूक दिया। भाई पारस, नकुल शॉ ने तुरंत पारस को एक ब्लड गोली दी जो उन्हें ग्रासवुड डिवीजन में मिली थी। गोली लेने के बाद पारस को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। फिर राहुल, जो अगले दरवाजे पर रहते थे, अंदर चले गए। पारस की तरह आंतरिक रूप से घायल होने के बजाय राहुल को बाहरी चोटें लगी थीं। थोड़ी पूछताछ के बाद नकुल शॉ को पता चला कि दोनों को कुछ प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों द्वारा धमकाया गया था, जिसमें मानिक उनका नेतृत्व कर रहा था। मानिक और उसका समूह जब उनके पास कुछ नहीं होता तो बस आते हैं और जानबूझकर हमारे लिए परेशानी खड़ी करते हैं, राहुल ने एक उदास भाव से कहा। जल्द ही नकुल शॉ समझ गए कि क्या हुआ था। जब उन्होंने उस दिन रॉकी को हराया और अपनी ताकत स्थापित की थी, तो राहुल और पारस का जीवन स्थिर हो गया था, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। 4 या 5 दिन पहले मानिक के साथ साथ पटेल भाई, जो 8वें और 9वें स्थान पर थे, ने उनके लिए परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में राहुल और पारस में खेती करने या काम करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। मानिक केवल कुछ बार ही दिखाई दिया। मुख्य रूप से पटेल भाई ने हमला किया था। पटेल भाई मैथ्यू और माइकल नाम के जुड़वां थे। जुड़वां भाइयों में उच्च प्रतिभा थी और वे लंबे समय से 8वें और 9वें स्थान पर थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नकुल शॉ ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। राहुल और पारस शर्मिंदा और कड़वे लग रहे थे। हम डरे हुए थे कि हम भाई शॉ को परेशान करेंगे, और हमने सोचा कि हम इसे थोड़ी देर के लिए सह सकते हैं। राहुल ने अपना सिर नीचे कर लिया, नकुल शॉ की आंखों में देखने से डरते हुए। लगता है मुझे एक बेहतर तरीका खोजना होगा जो ज्यादा समय तक चले। नकुल शॉ धीरे धीरे खड़े हुए, क्योंकि उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। राहुल और पारस के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। भाई शॉ, जल्दबाजी मत करो। मानिक ने कुछ दिन पहले तीसरे स्थान को चुनौती दी और जीत गया। तीसरा स्थान, वह बाहरी शिष्यों के शीर्ष स्तर पर थे। वे एक आंतरिक शिष्य बनने से केवल आधा कदम दूर थे। निधि के चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी, क्योंकि उसने नकुल शॉ को कुछ भी जल्दबाजी करने से रोकने की कोशिश की। आराम करो, वैसे भी मेरा यही मूल लक्ष्य था। नकुल शॉ की आवाज़ रचना से भरी थी। निधि को एहसास हुआ कि उसकी आंखें ठंडी और शांत थीं, जल्दबाजी का कोई संकेत नहीं था। इसके अलावा निधि ने नकुल शॉ को कभी कुछ भी जल्दबाजी करते हुए नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में था। तेंग, नकुल शॉ का शरीर धुंधला हो गया, क्योंकि वह एक निश्चित दिशा में चले गए। भाई शॉ, तुम कहाँ जा रहे हो? उनके पीछे के तीनों ने चिल्लाया, क्योंकि वे उनके पीछे चल रहे थे। बाहरी हॉल डिवीजन। नकुल शॉ की आवाज़ ठंडे, जानलेवा इरादे से भरी थी। कुछ ही देर में नकुल शॉ बाहरी हॉल डिवीजन में पहुंचे। बाहरी हॉल डिवीजन सभी बाहरी शिष्यों और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसके प्रभारी थे। दिन बहुत हो गया है, तुम यहाँ क्यों हो? एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जो आरोही दायरे पर थे, अपनी भौहें उठाते हुए। एक प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्य को चुनौती दे रहा हूँ, नकुल शॉ ने कहा। तुम्हारा नाम? बूढ़े व्यक्ति की नज़र, जो आरोही दायरे पर थे, नकुल शॉ की ओर मुड़ी। 9वें स्थान को चुनौती दे रहा हूँ। माइकल, 8वें स्थान को चुनौती दे रहा हूँ। मैथ्यू,
तीसरे स्थान को चुनौती दे रहा हूँ। मानिक, एक आवाज़ जो जानलेवा इरादे और ठंडक से भरी थी, हॉल में गूंज उठी। क्या? बूढ़े व्यक्ति की आंखें घूम गईं क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम उन सभी को चुनौती दे सको। उसी समय निधि, राहुल और पारस के भाव, जो अभी अभी पहुंचे थे, बदल गए। ये बस बहुत पागलपन भरा था। भाई शॉ, उनके चिल्लाने के सदमे के तहत उन्हें एहसास हुआ कि नकुल शॉ के धैर्य खोने का कोई संकेत नहीं था। अगर कोई एक साथ 9वें, 8वें और तीसरे स्थान को चुनौती देने का फैसला करता है तो ये हर किसी को चौंका देगा। नहीं, यह नियमों के साथ नहीं जाता है। आरोही दायरे पर बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। नकुल शॉ बेपरवाह खड़े थे, जैसे वह अनिच्छुक हों। वह एक साथ तीनों को चुनौती देना चाहते थे क्योंकि इससे समय बचेगा। लेकिन अगर यह संभव नहीं था तो वह केवल एक एक करके लड़ सकते थे। जैसे ही नकुल शॉ हार मानने वाले थे, उसकी शर्तों से सहमत हो जाओ। एक अहंकारी, ठंडी आवाज़ हॉल की गहराई से सुनाई दी, जैसे कि वह एक भगवान हो। अध्याय 126, प्रेम का क्रोध। उसकी शर्तों से सहमत हो जाओ। एक ठंडी आवाज़ गूंजी, जिसके साथ मानसिक ऊर्जा का एक मजबूत उभार आया। कुछ 100 गज के भीतर सब कुछ शांत हो गया। नकुल शॉ को आवाज़ परिचित लगी और ऊपर देखते हुए उन्होंने एक नीले रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, वह उपप्रमुख जिसे उन्होंने पहले देखा था। उपप्रमुख? आरोही दायरे के बूढ़े व्यक्ति का दिल कांप गया क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। मैं तुरंत नकुल शॉ की चुनौती को पास करूंगा। श्वा। नीले कपड़े वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नकुल शॉ पर एक नज़र डाली और एक परछाई छोड़कर गायब हो गए। नकुल शॉ समझ गए कि उपप्रमुखों की खेती सच्ची आत्मा के दायरे, ट्रू स्पिरिट रियल्म के करीब थी और कुल में उनका उच्च अधिकार था। नकुल शॉ, 3 दिनों में तुम्हें तीसरे, 8वें और 9वें स्थान के प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों का सामना करना होगा। इसके अलावा तुम्हें प्रेम की चुनौती का भी सामना करना होगा। बूढ़े व्यक्ति के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने आगे कहा। इसका मतलब था कि नकुल शॉ एक साथ 4 लड़ाइयां लड़ेंगे, जिनमें से 3 उनसे ऊंचे स्थान पर थे और एक उनसे नीचे था। मानिक, जो तीसरे स्थान पर थे और सबसे मजबूत बाहरी शिष्यों में से एक थे, भी वहां होंगे। समझ गया। नकुल शॉ मुड़े और चले गए, दूसरों को हक्का बक्का छोड़ दिया। राहुल और पारस को पता नहीं था कि क्या कहना है। वे नकुल शॉ की पागलपन भरी चाल से स्पष्ट रूप से हैरान थे। निधि के चेहरे पर आश्चर्य लिखा था और बहुत समय बाद वह अपनी शांति वापस पा सकी। तेंग, नकुल शॉ का शरीर चमका और वह अपने आंगन में लौट आए। पारस उनका पीछा करने ही वाले थे, लेकिन राहुल ने उन्हें रोक दिया। इन 3 दिनों में भाई शॉ अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे लिए उन्हें परेशान न करना ही बेहतर है। अब कोई भी नकुल शॉ को रोक नहीं पाया। उसी रात खबर ने पूरे बाहरी शिष्य समुदाय को चौंका दिया। कोई एक साथ 3 प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों को चुनौती दे रहा था और उनमें से हर कोई शीर्ष 10 में था, जिसमें सबसे अच्छा तीसरे स्थान पर था। लगभग हर बाहरी शिष्य ने खबर सुनी और बहुत से लोग पारस और राहुल से पूछने आए। वे दोनों बेहद चिंतित और दोषी थे क्योंकि यह सब उन्हीं की वजह से शुरू हुआ था। बहुत से बाहरी शिष्य 3 दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे। एक आंगन के अंदर 3 दिनों में होने वाली चुनौती। मैं, प्रेम, तुम्हें इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि तुम और आगे नहीं जा पाओगे। प्रेम की मुट्ठियां भींच गई थीं क्योंकि युद्ध के इरादे का एक उभार आया था। उनकी नज़र 13वें आंगन की ओर गई जहां नकुल शॉ रहते थे। 16वें स्थान पर होने के नाते उनके बीच केवल 2 आंगन थे। एक अंधेरी रात में 4 आकृतियां एक मंडप में खड़ी थीं। एक काले धारीदार शर्ट पहने एक सुंदर युवक था, जिसका मतलब था कि वह एक आंतरिक शिष्य था। भाई जैक, मानिक ने सम्मानपूर्वक कहा। जैक अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े थे क्योंकि एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। लगता है मैंने नकुल शॉ की हिम्मत को कमाका। वह मुझसे लड़ने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे करता है? भाई जैक, ठीक है, वह मुझे नहीं हरा पाएगा, मानिक ने धीरे धीरे कहा। हा, वह बच्चा उस दिन 4 लड़ाइयां लड़ेगा और उसे पहले प्रेम को हराना होगा, जिसमें उसकी बहुत ऊर्जा खर्च होगी। हमसे मिलने के बाद अगर वह मरता नहीं है तो उसकी एक परत उतर जाएगी। पटेल भाइयों को विश्वास था। जैक ने सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने मानिक और पटेल भाइयों को स्कैन किया। नकुल शॉ एक पत्थर से टकराने की कोशिश कर रहे एक अंडे की तरह थे, लेकिन एक संदिग्ध बात भी थी। नकुल शॉ तीनों को चुनौती क्यों देंगे जब उन्हें प्रेम का भी सामना करना होगा? सभी 4 लड़ाइयां एक ही दिन इकट्ठी हुईं। क्या नकुल शॉ मंदबुद्धि थे? ऐसा करने का उनका क्या मतलब था? यह विचार उनके दिलों में कौंधा फिर गुजर गया। चूंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि नकुल शॉ बुरी तरह हारेंगे, तो प्रक्रिया से क्या फर्क पड़ता था? समय उड़ गया और 3 दिन समाप्त होने वाले थे। पिछले कुछ दिनों में कोई भी नकुल शॉ को परेशान करने नहीं आया और वह बाहर आए बिना अपने कमरे में रहे। हर कोई निश्चित था कि नकुल शॉ हर सेकंड को खेती और खुद को तेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन वास्तव में नकुल शॉ ने अपना ज़्यादातर समय ब्रह्म मछली चित्र और व्यू की किताबों को समझने में बिताया।
वह 7 किताबों को सीखना चाहते थे ताकि वह 1000 पत्ती तालाब में प्रवेश कर सकें और अपने शरीर को सुधार सकें। अपने शरीर के साथ आरोही दायरे में प्रवेश करना, यह नकुल शॉ का वर्तमान लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने उन अस्थिमज्जा शोधन गोलियों में से एक खा ली थी जिसे उन्होंने बनाया था। ये गोली आरोही दायरे के तहत वालों के लिए बेहद प्रभावी थी और किसी के गुणों को बढ़ा सकती थी। लेकिन क्योंकि ये दूसरी बार था जब वह एक गोली ले रहे थे, इसका प्रभाव पहले वाले का केवल आधा था। हालांकि उनकी रहस्यमयी बाईं आंख के कारण वह ज्यादा ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, और हालांकि ली गई ऊर्जा पहले वाले का केवल आधा थी, ये किसी और के पहली बार इसे लेने से कम नहीं थी। अस्थि मज्जा शोधन गोली खाने के बाद नकुल शॉ ने सिल्वर वॉल तकनीक और श्वास वापसी तकनीक को प्रसारित किया और महसूस किया कि उनका शरीर और अंग मजबूत हो गए हैं। उनके गुणों में वृद्धि ने सिल्वर वॉल तकनीक के लिए उनकी नींव बढ़ा दी। उन्होंने यहां तक महसूस किया कि उनकी आंतरिक शक्ति पहले से ज्यादा घनी और मजबूत थी। तीसरे दिन नकुल शॉ निश्चित थे कि उनकी श्वास वापसी तकनीक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी और उनकी आंतरिक शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता उससे ज्यादा हो गई थी जितनी उसे होनी चाहिए थी। इसका मतलब था कि उनकी श्वास वापसी तकनीक अधिकतम स्तर पर पहुंच गई थी और यहां तक कि इसे थोड़ा पार भी कर गई थी। इसलिए उनकी आंतरिक शक्ति कम से कम आधे कदम आरोही दायरे के एक सामान्य कल्टिवेटर के बराबर थी। एकमात्र पछतावा यह था कि सिल्वर वॉल तकनीक ज्यादा नहीं बढ़ी। 9वें स्तर के बाद के चरणों तक अभी भी एक दूरी थी, लेकिन नकुल शॉ समझ गए कि क्योंकि उनके गुण बढ़ गए थे, शरीर को मजबूत करने में सफलता पाना बहुत आसान होगा। इसलिए सिल्वर वॉल तकनीक के शिखर 9वें स्तर का कोई प्रतिरोध नहीं था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों की जरूरत थी। जहां तक आखिरी अस्थि मज्जा शोधन गोली की बात थी, नकुल शॉ ने इसे बेचकर कुछ प्रिमल क्रिस्टल पत्थर वापस पाने का फैसला किया। उन्होंने 2 अस्थि मज्जा शोधन गोलियां बनाने के लिए जरूरी सामग्री खरीदने के लिए 5 घटिया प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग किया था और हर गोली 5 प्रिमल क्रिस्टल पत्थरों में बिक सकती थी। अगली सुबह नकुल शॉ अपने आंगन से बाहर निकले और ताज़ी हवा में एक सांस ली क्योंकि उन्होंने जम्हाई ली। नकुल शॉ को एहसास हुआ कि उनके आंगन के पास बहुत सारे बाहरी शिष्य थे। क्या नकुल शॉ बाहर आ गया? आज लड़ाई का दिन है, वह कछुए की तरह छिपकर नहीं रहेगा, है ना? स्वर्ग के गिरने पर इन बाहरी शिष्यों को बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी शो देखना पसंद नहीं करता था और इस शो ने सभी बाहरी शिष्यों को चौंका दिया था। उपद्रवी होने के नाते नकुल शॉ हर किसी के आकर्षण का केंद्र थे। पिछले कुछ दिनों में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। भाई शॉ, राहुल और पारस जल्दी से पास आ गए। शुरुआत में वे गुस्से में थे कि नकुल शॉ बहुत जल्दबाज थे। चलो, नकुल शॉ की शांत आंखों में एक तीक्ष्णता थी जिसने दूसरों को सीधे उन्हें देखने की हिम्मत नहीं करने दी। पारस और अन्य लोगों के दिल हिल गए। इस समय भाई शॉ ने एक ऐसी तलवार होने का एहसास दिया जो सब कुछ भेद सकती थी। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनमें से कोई भी नकुल शॉ के आर पार नहीं देख सकता था। लॉर्ड गुबान के स्थान पर वापस उन्हें लगा कि जय सबसे भयानक थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि जय कितने मजबूत थे। उनके सामने नकुल शॉ के विपरीत उन्होंने रहस्यमय होने का एहसास दिया और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उनकी सीमा कहाँ थी। जल्द ही नकुल शॉ कई बाहरी शिष्यों की रक्षा के तहत दिखाई दिए और उस मंच पर पहुंचे जहां प्रतिस्थापन शिष्य लड़ते थे। पास में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे। बाहरी शिष्यों की एक बड़ी संख्या थी। 10 साल के से 30 साल के अलग अलग उम्र के शिष्य सभी यहाँ रहते थे और 200 से 300 लोग थे, जो बाहरी शिष्यों की संख्या का लगभग आधा था। नकुल शॉ की आंखों ने भीड़ को स्कैन किया और उन्होंने जल्द ही प्रेम को देखा। चुनौती देने वाला होने के नाते प्रेम पहले ही आ गए थे। इसके बाद मानिक और पटेल भाई सभी एक एक करके दिखाई दिए। ये तीनों आधे कदम आरोही दायरे पर थे और उनके द्वारा जारी की गई आभा ने पास के अन्य शिष्यों को बेचैन महसूस कराया। यह विशेष रूप से मानिक के लिए था, जो तीसरे स्थान पर थे, जिनकी नज़र ने उनके नीचे वालों को सिर झुकाकर इसे टालने पर मजबूर कर दिया। नकुल शॉ मानिक के बारे में थोड़ा जानते थे और फिर उनकी आंखें पटेल भाइयों पर चली गईं। पटेल भाई मैथ्यू और माइकल जुड़वां थे और एक जैसे दिखते थे। उन दोनों के छोटे बाल और मांसल शरीर थे। जैसे जैसे वे चलते थे उनकी मांसपेशियां फूलती थीं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि उनकी चपलता को प्रभावित करे। आज की लड़ाइयों का निरीक्षण मैं करूंगा। सचिन धीरे धीरे बाहर निकले और अपने आरोही दायरे के साथ में स्काई की आभा को जारी किया, जिसने बाहरी शिष्यों को एहसास कराया कि वे वास्तव में कुल में कितने निचले स्तर पर थे। भीड़ जल्द ही शांत हो गई। आज यहाँ कुछ अन्य डीकन और उप डीकन भी उत्सुक भावों के साथ थे। पहली लड़ाई प्रेम 16वें स्थान पर नकुल शॉ को चुनौती देते हैं, जो 13वें स्थान पर हैं। सचिन की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। तेंग। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, प्रेम का शरीर चमका और आग की एक धारा की तरह वह मंच पर उतरे। नकुल शॉ हवा के माध्यम से हल्के से कूद गए और मंच पर भी उतरे। पहली लड़ाई प्रेम बनाम नकुल शॉ। नए प्रवेश किए गए शिष्य बेहद उत्साहित थे। प्रेम और नकुल शॉ दोनों एक ही समय में कुल में शामिल हुए थे।
प्रेम के पास हमेशा सबसे ज्यादा खेती थी, जबकि नकुल शॉ अपनी युद्ध शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। नकुल शॉ, तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली और फिर भी मानिक और उनके साथियों को चुनौती देने की हिम्मत की, जिसका मतलब है कि तुम मुझे अपनी आंखों में नहीं रख रहे हो, प्रेम ने अपने दिल में बड़बड़ाया। उनकी बाईं आंख में एक लाल रोशनी दिखाई दी, जो युद्ध के इरादे और क्रोध से भरी थी। मध्य वर्ग के नश्वर कौशल ब्लेजिंग सन मैनुअल के प्रसार के तहत एक उग्र लाल आभा मंच पर फैल गई, क्योंकि तापमान बढ़ गया। वह आग के देवता की तरह थे।